नमस्कार दोस्तों। अब जिनका फॉरेस्ट का इंटरव्यू है, आई गई है डेट, अब एक दिन तो बचा ही है। तो मैं कुछ आज ऐसे टॉपिक्स आपके प्लान करा दे रहा हूँ जो एक आइडियल केसेस में अगर बात करें तो हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चंस पंच किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और उन पर अपन क्या आंसर कर सकते हैं, फिगर से कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे पास आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनसे हम कैसे उसको रिलेट करके अपनी बात को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ना। इसलिए एक फाइल मैंने बनाई हुई थी, वो फाइल को ही मैं फिर से थोड़ा सा कुछ आपके हिसाब से कनेक्ट करके रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे सिंपल है, किसी कई बच्चों ने मुझे ग्रुप पे मैसेज भी किया, आरक्षित वन संरक्षित वन में बीच में अंतर। अब हमें ये तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश का टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ज्यादा हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि आरक्षित वन का है, और संरक्षित वन का हिस्सा उसकी तुलना में जो है वो कम है। यानी सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आरक्षित वन के लिए है। मतलब जब आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि अगर हम टोटल, अगर हमारा फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं और उसमें अगर 65.36% आरक्षित वन है, तो निश्चित रूप से ये साफ है कि सरकार इसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदार है, इसके ऊपर ज्यादा काम करना है। संरक्षित वन उसकी तुलना में कम दिख रहा है। अब इसको अगर अपन टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो आप यहां से देखोगे, वो ये बोल रहा है कि आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा, मतलब भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 से 20 तक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। मतलब सिंपल सी लाइन है कि हमको, हमारा वन विभाग भी ये कह रहा है कि भाई जिस फॉरेस्ट को अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने से पहले हमको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उसको तैयार करना पड़ेगा, फिर उससे उसको रिजर्व फॉरेस्ट में लाना पड़ेगा एक जटिल प्रक्रिया के तहत। क्योंकि वहां सभी तरह की एक्टिविटीज हमको क्या करना पड़ेगी, बंद करना पड़ेंगी। जस्ट लाइक लोग अगर पशुओं को चराने जा रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा, वनोपज का संग्रह करने जा रहे हैं उसको भी हमको रोकना पड़ेगा। अवैध रूप से जो इंक्रोचमेंट में हम सॉरी, अवैध रूप से जो अगर कहा जाए जो घुसपैठ होती है उसको भी जो अगर कहा जाए रोकना पड़ेगा। ये चीजें, कटाई है उसको भी रोकना पड़ेगा, लोगों के आवागमन यानी वहां प्रवेश को भी रोकना पड़ेगा। ये सब आरक्षित वनों के लिए हमको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो आरक्षित वन है बड़े, लेकिन एक प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। अब यहाँ पर ये, जैसे यहाँ आप देखिए वो जो नीचे लिख रहा है उससे ही आप समझ गए, अतः वन भूमि को अधिसूचित करने की प्रक्रिया किसी क्षेत्र में वर्तमान में वैधानिक संरक्षण के लिए सर्वप्रथम हम संरक्षित वन को अधिसूचित करेंगे, और फिर संरक्षित वन को ही आगे अगर कहा जाए उसका कुछ भाग हम आरक्षित वन के रूप में जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। दूसरा, वो आपको नीचे भी बता रहा है आरक्षित वन कितने महत्वपूर्ण है, कि आरक्षित वनों में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। मतलब आपके कोई जो है वो, आप कहो कि साहब ये मेरा जो है वो कुआं है, ये मेरी जमीन है, या साहब कहो ये हमारा जो है वो सामूहिक रूप से देव स्थान है, इन सब चीजों को भी सरकार कोशिश करती है कि, क्योंकि उससे मतलब उस वन क्षेत्र को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। जबकि संरक्षित वन में ये चीजें जो हैं वो पहले से, अगर कहा जाए कोई ट्राइबल कम्युनिटी का वास है वहाँ और उनके कुछ राइट्स हैं तो वो राइट रहेंगे। हालांकि जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 है उसमें और भी बहुत सारे राइट जोड़े गए हैं। बट आइडियल केसेस में हम ये बात कह सकते हैं वहां पे कि अगर हम आंकड़ों, मतलब जब आप आंसर करोगे तो इस बात को जरूर वहां पर बताइए कि दोनों ही प्रक्रिया अगर कहा जाए एक लीगल प्रोसेस से होती है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इसके बारे में प्रोविजन भी है। प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि जब हम किसी वन को अगर आरक्षित वन जो है वो घोषित करते हैं तो हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन करना पड़ता है। इसके लिए जो है वो बहुत एक लंबी कानूनी और जटिल प्रक्रिया से ये सब चीजें पूरी करना पड़ती हैं। और इसमें जो अगर कहा जाए, जैसे अगर कहा जाए संरक्षित वन है उसकी सरकार देखभाल कर रही है, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग निगरानी आरक्षित वनों की करती है। यानी कल को जब आप अधिकारी बनोगे, सहायक वन संरक्षक बनोगे, वन क्षेत्रपाल बनोगे, या जो भी पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपकी पहली बड़ी प्राथमिकता होगी आरक्षित वनों की। क्योंकि इन वनों में किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, तो आप इनको ही प्रोटेक्ट करना आपकी पहली जिम्मेदारी। तो आप इनको आंकड़ों के साथ बोलो, मतलब आप आंसर करो तो ये बताओ कि भाई अगर 65.36 है यानी ज्यादा है तो निश्चित रूप से कि इसकी मॉनिटरिंग भी ज्यादा होगी, इसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगा, इसलिए सरकार ने इसको जो है वो मतलब इसके ऊपर काम किया। फिर दूसरा, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, यानी अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। तो डेंस, वेरी डेंस और ओपन फॉरेस्ट। अब यहां भी समझ लीजिए, आंकड़ा साफ बयां कर रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम जो क्षेत्र है उसमें आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन मिल रहे हैं।
क्या होते हैं अति सघन वन, इसको अगर आपको देखना हो तो मेरा फॉरेस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा आपको। अब वो आपसे पूछेगा भाई, जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में वनों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियां ज्यादा होंगी, जस्ट लाइक अवैध शिकार संबंधी, वनों में अवैध कटाई संबंधी, अवैध घुसपैठ संबंधी और अदर वन से संबंधित जो भी इनलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अगर कहा जाए नक्सल मूवमेंट्स ले लें, ये वनों में हमको देखने को मिल जाती हैं। या अगर कहा जाए वन्य प्राणियों का शिकार, ये मिल जाती है। या कोई अगर कहा जाए गैरकानूनी काम करने वाले लोग वनों में अपना ठिकाना भी बना लेते हैं, उन्होंने कहा साहब यहीं रहेंगे, पुलिस हमको यहाँ ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो कहाँ चैलेंजेस ज्यादा हैं आपसे कोई पूछे सपोज, तो आपको दिख रहा है कि ये अति सघन। अब अति सघन वन कहाँ होंगे, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं जहाँ अच्छा खारा पानी गिरता है, यानी हैवी रेनफॉल होता है, वहां पेड़ों के डेंस होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पेड़ों के एवरग्रीन होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पेड़ पौधों का जाल ज्यादा होता है। हालांकि अति सघन की डेफिनेशन भी है, पर वो अभी हमारे काम की नहीं है। हमें सिंपल प्रश्न पूछ रहा है पूरे मध्य प्रदेश के मैप से कहाँ, तो अभी हमको अगर टेक्निकली देखा जाए, तो अगर हम मंडला बालाघाट के आसपास के बेल्ट को देखें, वहां का जो वन क्षेत्र है वो अति सघन है। इसकी जगह आप खंडवा चले जाओ, अलीराजपुर चले जाओ, इधर ये बेल्ट पे चले जाओ, इधर श्योपुर शिवपुरी ग्वालियर वाली बेल्ट पे चले जाओ, यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट ज्यादा है, यानी खुले वन क्षेत्र ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखो कि आप कल को अगर फॉरेस्ट ऑफिसर बनोगे तो आपको चैलेंजेस कहाँ होंगे, आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा चैलेंजेस फेस करना है। क्योंकि यहाँ अगर मान के चलिए कोई इनलीगल एक्टिविटी हो रही, तो उसको मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना, उसको पकड़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जंगल ही बहुत ज्यादा घना है, उसमें ढूंढना भी बहुत ज्यादा जो है वो जटिल प्रक्रिया है। तो आप बोलोगे, जैसे कोई पूछे कि भाई एक सिंपल प्रश्न मैं पूछूं कि भाई खंडवा में भी तो जंगल है, शिवपुरी में भी जंगल है, वहां क्यों जो है वो हमको इस तरह की जो है नक्सल मूवमेंट्स जो है वो देखने को नहीं मिलती, वहां क्यों हमें इस तरह का अवैध शिकार ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, वहां क्यों हमें अवैध कटाई बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलती, ये इधर ही क्यों मिलती है, कान्हा किसली सतपुड़ा, ठीक है, मंडला बालाघाट डिंडोरी वाली बेल्ट में क्यों मिलती है। तो आप आंसर कर सकते हो कि चूंकि अगर हम मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट को देखें, तो हम तीन तरह के फॉरेस्ट देख रहे हैं। कुछ क्षेत्र जो है वो हमारा वेरी डेंस में है, कुछ जो है वो डेंस में है, और कुछ ओपन में। वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला ज्यादातर बेल्ट हमको मध्य प्रदेश के अंदर मंडला बालाघाट वाले बेल्ट में मिलता है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है उससे यहाँ पर अच्छा हैवी रेनफॉल हो जाता है। और हैवी रेनफॉल के कारण वनों को क्या चाहिए, पानी जितना मिलेगा उतनी नीचे ह्यूमस। देखो पेड़ पौधे क्या मध्य प्रदेश में ज्यादातर वन कैसे हैं, जैसे एक सिंपल प्रश्न पूछे, ऑलमोस्ट अगर आप इस नीचे के मैप को देखें, यहां से आप ये, तो ये मैप आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सब ट्रॉपिकल जो है वो डिसिडुअस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर आप मैप को ध्यान से देखें। अब पर्णपाती वन अपने पत्ते गिराएगा। अब सपोज मान के चलिए कि पर्याप्त मात्रा में पानी उसको मिल रहा है, तो पत्ते सड़ेंगे भी, ह्यूमस में भी तब्दील होंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट वहां की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जैसे वहां पर नए पेड़ों के, ठीक है, जन्म लेने की संभावना, वन्य जीवों के लिए मानक परिस्थितियां ज्यादा बेहतर मिलेंगी वनस्पत ओपन फॉरेस्ट। तो वहां जो है वो डेंस फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, वहां बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होती है। और वो इतने डेंस होते हैं कि आप सोचोगे कल को आप सहायक वन संरक्षण बन जाओ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मुझे 5 साल बाद फोन लगाना, 5 साल में भी आप पूरे वन के एक एक चप्पे को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज का है। हर समय आपके लिए कुछ वन क्षेत्र सरप्राइजिंग होगा, आपको लगेगा अरे ये तो देखा ही नहीं, यहाँ तो मैं पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो इतना सघन है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कुछ समय पहले की एक बात है, पेपर में पढ़िएगा मिल जाएगी, अरुणाचल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसको ढूंढने में 3 दिन लग गए। आप सोचिए जिस वन में वो क्रैश हुआ था उसमें 3 दिन लग गए उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक करने में, उसके बाद वो 3 दिन के ढूंढने के बाद उसके अवशेष मिले। सोचिए कितना सघन वन क्षेत्र होगा। तो ये आपको पहली चीज जो है वो आपको यहाँ पर बताना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, लगातार वन क्षेत्र ठीक हो रहा है, सुधर रहा है, लेकिन अति सघन वन क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियों पे हमको ज्यादा जो है वो काम करना है। ये आप बता सकते हो यहाँ से इन फिगर की सहायता से। फिर वनों में अगर हम देखें, नीचे भी आंकड़ों पे जाएंगे, हमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम एवरेज बात करें तो नीचे दिख रहा है कि मिश्रित जो मिक्स्ड फॉरेस्ट है वो 48% है अप्रोक्स। लेकिन मेन तो जो है वो सागौन है। अब सागौन में आपसे हो सकता है कि वो सागौन, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 26.28% जो है कुल वन क्षेत्र का सागौन का है, ठीक है, यानी टीक जो है वुड है। सागौन वही रोल प्ले करता है मध्य प्रदेश में जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में जो है वो
आपका सैंडल करता है। वहां जैसे अपन कहते हैं कि वहां के वन प्रसिद्ध हैं अपने चंदन के लिए, हमारे यहाँ सागौन, क्योंकि सागौन की लकड़ी फर्नीचर में सबसे अच्छी लकड़ी सागौन की फर्नीचर के लिए मानी जाती है। नंबर टू, नंबर जो है वो अगर कहा जाए थ्री की बात करें, तो सागौन में एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि इसकी लकड़ी सड़ती नहीं। गाँव में पहले सागौन के दरवाजे खुले में भी लगे रहते थे तो वो खराब नहीं होते थे, ये सड़ते नहीं थे। और इसमें एक अच्छा फाइन जो है वो रेशा भी रहता है। तो आपको कम से कम सागौन के बारे में, क्योंकि आपका चैलेंज ये है, क्योंकि एक तो अगर हम साल सागौन, ठीक है खैर, कोई भी लकड़ी मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र से लेते हैं, यानी कोई अवैध जो है वो व्यक्ति वन क्षेत्रों में जाके कटाई करता है, तो उसका पहला टारगेट, जैसे दक्षिण भारत में साग वो जो है वो आपका सैंडल है, हमारे यहाँ सागौन। तो आपको सागौन के वृक्षों को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। सागौन के बारे में बुनियादी बातें सब आपको पढ़ना पड़ेगी, ये आप याद रखिएगा। और इसमें वो चंदन से मुझे एक और बात याद आई, क्योंकि आपके अब इंटरव्यू शुरू हो गए, तो इंटरव्यू आपके लंबे समय चलना है अभी। 5 दिसंबर को, ये बात याद रखिएगा, 5 दिसंबर को एक पुष्पा 2 नाम की मूवी रिलीज हो रही है। ऑलमोस्ट पुष्पा 1 आप सबने देखी होगी, वो सैंडलवुड पे ही बेस्ड थी मूवी। मैं इतना जानता हूँ कि जिस दिन वो फिल्म रिलीज होगी, वो कोई एक अगर माइलस्टोन बनाएगी, तो पेपर में 1-2 दिन उस जो है अगर कहा जाए फिल्म के बैकग्राउंड में सैंडल से रिलेटेड कोई स्टोरी पब्लिश्ड होगी। मैं आज ही बता दे रहा हूँ। और हो सकता है कि उस समय 6-7 तारीख को, 5 तारीख को आप में से किसी का इंटरव्यू हो, तो उससे वो क्वेश्चन पंच किया जा सकता है कि यार ये सैंडलवुड के बारे में कुछ बताओ। कौन से जो अगर कहा जाए जंगलों में होता है, आंध्रा में ज्यादा होता है कि कर्नाटका में ज्यादा होता है, तो आपको उलझन जो है वो हो सकती है। तो अभी से उसको तैयार कर लीजिएगा। तो एक तो ये बात आपको समझ पड़ गई। अब हम यहाँ से, यानी इस आंकड़े से हमको ये तो समझ पड़ गया कि मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए ज्यादातर क्षेत्रों में हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। ये आप ऑलमोस्ट, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वाली फाइल से देखेंगे। अब दूसरा जो है वो अगर कहा जाए, आपसे ये भी पूछ सकता है, भाई आज अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर जाएं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो वन है उस पर भी प्रश्न कर सकता है। वो ये पूछ सकता है कि यार, ये अगर कहा जाए गांव, अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं तो ज्यादातर जो है वो कौन से वन वहां पर पाए जाते हैं, कौन से वनों की कटाई जो है लोग अवैध इनलीगल रूप से कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर, अगर हम मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो पलास और बमूल। तो पलास की जो है अगर कहा जाए, इसको खाकरा भी बोलते हैं गांव के लोग, इसके पत्तों का इस्तेमाल जो है वो दोने पातल वगैरह बनाने में इसीलिए होता था क्योंकि ये पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में वहां पर मिलता है। तो आप ये जो टॉप 5 लिखे ना, पलास, बमूल, नीम, बेर, सागौन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में आपको पता चल रहा है कि नीम है, आम है, सुलबुल है, अमरूद है, बेर है। ये आप बता सकते हैं, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे टेक्निकली अगर कहा जाए कि वो पूछेगा, जैसे ये वाले आंकड़े से भी पूछ सकता है। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर जो वन क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा तो आपको दिख रहा होगा कि ड्राई टीक फॉरेस्ट है, यानी शुष्क जो है वो सागौन के वृक्ष हैं। और उसके बाद दूसरा जो आंकड़ा है वो हमारे काम का है, साउदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। ये ज्यादातर आपको मिलेंगे मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र से बैतूल तक के बेल्ट में। यहाँ पर आपको मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट जैसे सागौन, साल, ये सब जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश के वनों के बारे में क्या, तो आप ये बता सकते हो कि भाई अगर टेक्निकली अगर हम एज ए अगर ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा रकबा तो हमारे पास सागौन का है। लेकिन सागौन के अलावा भी अगर हम देखें तो कई सारे वन क्षेत्र आपस में मिलकर एक शुष्क वन क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। और दक्षिण का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र, पूरा दक्षिण मत लगा लेना इसमें, है ना। यहाँ पर जो है अगर कहा जाए दक्षिण का मतलब है कि बस मंडला, बालाघाट, डिंडोरी वाली जो बेल्ट से बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास तक का बेल्ट, उसमें हमको जो है अगर कहा जाए मिश्रित पर्णपाती वन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। तो वो ये भी पूछ सकता है कि क्या अभी कोई वृक्ष जो है अगर कहा जाए अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं, ठीक है, या पत्तियां क्यों गिराते हैं। अब पत्तियां क्यों, मतलब आपसे ये पूछ, आप देखो हमेशा क्या करो, ये आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू पैनल के साथ एक ये चीज है कि वो आपने क्वेश्चन पूछा उसी में से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। आपने पूछा कि आपने बताया कि साहब वह मिश्रित जो है वो पर्णपाती बना। अब उसने पूछा पर्णपाती वन क्या होते हैं, आपने जो अगर कहा जाए आंसर कर दिया कि एक वर्ष के एक निश्चित समय अवधि में वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं केवल और केवल वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो वो पूछेगा कि अगर कहा जाए कि क्यों गिराते हैं, क्या कारण है, तो फिर आपको बताना आना चाहिए कि वो ट्रांसपिरेशन करता है। पेड़ सबसे ज्यादा पत्तियों से ट्रांसपिरेशन करता है, वाष्पोत्सर्जन। और जिसमें पानी इतनी ज्यादा मात्रा में वो छोड़ता है कि आप सोच नहीं सकते।
अगर आपको ट्री का ट्रांसपिरेशन वो पूछ ले कि ट्रांसपिरेशन प्रूव करके दिखाओ, तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो कि एक किसी पेड़ की एक डगान तोड़ लीजिए, उसे एक पॉलिथीन में बंद करके आप 4 घंटे 8 घंटे के लिए रख दीजिए, अंदर आपको पानी के स्पॉट्स मिल जाएंगे। ये ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, जो पेड़ करते ही हैं। तो हम वाष्पोत्सर्जन को कैसे करें, जो है वो, जब मौसम में नमी की कमी हो गई तो सीधी सी बात, उसको लगेगा यार अपनी पत्तियां गिरा दो, यही है एक वाष्पोत्सर्जन करने का जो है वो तरीका हमारा ट्रांसपिरेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है वो यहाँ पर। तो ये वाली बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मुझे लगता है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे पंच हो जाए। सागौन के वृक्ष के बारे में मिश्रित जो है वो पर्णपाती वन से क्या समझते हैं, या अगर कहा जाए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे ट्रांसपिरेशन करते हैं वन, यहाँ ये सब भी प्रश्न आपको पूछेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं पूछेगा भाई, वो ये पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपसे सिंपल सा है, जो आंकड़ा आपको दिख रहा है कि भाई लगातार हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र है उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। एक आंकड़ा दिख रहा है कि 2005 से 2021 के बीच, ये आप जोड़ सकते हैं कहीं भी, कि जो अति सघन वन क्षेत्रफल है उसमें अच्छी खासी जो है अगर कहा जाए 63% की वृद्धि दिख रही है। इससे चैलेंज जैसे कि हमें ज्यादा पोस्टों की जरूरत है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर खुला वन क्षेत्र है, मतलब आप अगर जैसे समझ लीजिए कि किसी गार्डन में खड़े हुए हैं, उद्यान में, तो वहां अगर आपने एक गार्ड को भी लगा दिया तो वो पूरे गार्डन की निगरानी कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना। खुले वन क्षेत्र के साथ ये कि आपको बहुत ज्यादा, बहुत ही हाईली मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से पेट्रोलिंग कर सकते हैं, व्हीकल से उनके अंदर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, आप वाहन ले जाके पेट्रोलिंग कर सकते हैं वहां पे। बट डेंस फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि पेट्रोलिंग रिलेटेड भी चैलेंजेस है। कई जगह ऐसी हैं जहां आपको पैदल ही लंबी दूरी करना पड़ेंगी यात्राएं। आप सोचिए, ये वन रक्षक के एग्जाम होते हैं, क्यों आपको जो है 25-25 40-40 किलोमीटर पैदल चलवाया जाता है, कभी सोचा है? वो पैदल क्यों चलवा रहे हैं भाई, इसके पीछे का कारण है कि जब आपकी किसी अति सघन वन क्षेत्र में जब तैनाती होगी, तो आपको वहां कोई वाहन नहीं मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह के, फलानी जगह अगर कहा जाए अवैध कटाई हो रही तो चले जाओ, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप सोचो कि मैं दौड़ के चला हूं तो नहीं, वहां पर ये एक समय या तो आप पैदल जाओ, या जो आपके पास अगर हाथी है या जो भी वन रिसोर्सेज है उनकी सहायता से जाओ। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ अगर हम 2005 से 2021 के बीच, यानी मोटा मोटा माने कि 15 साल के एक आंकड़े का फिगर को देखें, तो लगातार जो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 63% में इसमें जो है ग्रोथ हुई। इस कारण इसकी मॉनिटरिंग करना भी एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ होने वाली पोचिंग, यानी कि अवैध शिकार, यहाँ जो अगर कहा जाए कि अवैध रूप से जो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं उसको आगजनी कर देते हैं, वनों की कटाई करने के बाद उसको आगजनी कर देते हैं, ये सब के लिए हमें स्टाफ की ज्यादा जरूरत है, ट्रेंड स्टाफ की ज्यादा जरूरत है। और स्टेट ऑफ द आर्ट एक वर्ड जरूर यूज कीजिए। अति सघन वन क्षेत्र के अंदर आप सोचें कि आप पैदल घूम घूम के पूरी मॉनिटरिंग कर लें और जो है वो शिकारियों को पकड़ लें, ये बेबुनियादी बात है। आपको उन्नत किस्म के हथियारों की, उन्नत किस्म के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस डिवाइस आपको यूज करना चाहिए। वहां पर जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कैमरा सिस्टम जो है वो सरकार से कहें कि भाई वो हमें एक लाइव जो है अगर कहा जाए फुटेज सैटेलाइट बेस्ड भी मिले। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। ये करके हम इन अति वन जो सघन वन क्षेत्र है यहाँ की समस्याओं को जो है रोक सकते हैं। और इनमें आपको एक और प्रॉब्लम फेस होगी कि आज भी कुछ हल्की फुल्की नक्सल मूवमेंट आपको मध्य प्रदेश में दिखती है, बहुत ज्यादा तो अब नहीं है, ऑलमोस्ट कम ही हो गया है। बट वो आपको इन्हीं वन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एक जो है वो मुद्दा हमारे लिए आ सकता है एग्जाम में। अब टेक्निकली अगर कहा जाए सर्वाधिक 1%, तो दिख रहा है परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ दिख रहा है कि बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी। मोस्टली अगर कहा जाए बालाघाट, उमरिया, मंडला, ये तो वो डेंस फॉरेस्ट वाली बेल्ट है। श्योपुर वाला जो बेल्ट है वो ओपन फॉरेस्ट वाला जो है वो बेल्ट है, वहाँ अच्छा खासा अगर कहा जाए ओपन फॉरेस्ट में ये जो है पाए जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिए। कहाँ चैलेंज ज्यादा है, आपसे सिंपल सा पूछ ले कि भाई आप जैसे कोई बच्चा है वो राजगढ़ का है, वो पूछेगा कि आपके जिले में जो है वन संबंधी क्या चुनौती है, तो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं हैं हमारे जिले में। उसका कारण है कि हमारे जिले के अंदर वन क्षेत्रफल बहुत कम है। अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें मध्य प्रदेश के, तो उसमें चौथे नंबर पे जो है वो हमारा जिला जो है वो आता है। तो वो पूछेगा कि फिर क्या आप वहीं जो है वो पोस्टिंग चाहोगे, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर कि वो कहाँ पोस्टिंग देना चाहता है, लेकिन
अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मैं ऐसी जगह पोस्टिंग चाहूंगा जहां वन की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे ज्यादा हैं, जहां वनों की सुरक्षा में हमारे दायित्व जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए अतिसघन वन क्षेत्रों में। अब देखो, आइडियल आंसर तो यही देना पड़ेगा। अब भले ही तुम मन में क्या सोचते हो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, बट आइडियल आंसर के लिए आप ये बता सकते हो। फिर क्षेत्रफल वाले में भी सेम जो है अगर कहा जाए वही आंसर, कोई दतिया का है तो क्या आंसर करेगा, राजगढ़ का है, रतलाम का है, ये क्या आंसर करेगा स्टूडेंट उसके ऊपर। तो ये आपको समझ पड़ गया होगा मध्य प्रदेश के अंदर कि किस तरह से जो है वो वन क्षेत्र की पूरी प्रक्रिया है। ये वाला तो ऑलमोस्ट आपने वन डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ ही रखा होगा, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पंच कर सकता है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या, मतलब अगर क्या जाए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो दो तरह के जो अगर कहा जाए कदम आप बताओगे। एक तो लीगल यानी लॉ रिलेटेड हम जो है वो प्रावधान कर रहे हैं, कई अधिनियमों को बनाकर हम उसमें जो प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य दोनों। ये भी मैं आपको बता दूं कि वनों से संबंधित जो निर्णय है उसमें केंद्र की भी बड़ी भूमिका है, राज्यों की भी बड़ी भूमिका है। केंद्र की और राज्यों की इसलिए है क्योंकि वन जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। ये पहली लाइन आप बताओगे कि क्या कौन ज्यादा जिम्मेदार है, राज्य की केंद्र, तो आप कहोगे दोनों ज्यादा बराबर जिम्मेदार मान सकते हो। केंद्र भी उसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, स्टेट भी बना सकता है, क्योंकि वो कनकरेंट लिस्ट में या समवर्ती सूची यानी शेड्यूल 7 में आते हैं। लेकिन चूंकि आप स्टेट फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हो इसीलिए अगला आंसर आप ये करोगे, पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि स्टेट जब वेलफेयर स्टेट की बात करता है यानी कल्याणकारी राज्य की बात करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 उसको फुलफिल करना होता है, जो ये कहता है कि हम वेलफेयर स्टेट कैसे बनेंगे। तो वन, वन्य जीव, पशु, इनका संरक्षण करना राज्य का दायित्व है। इसके लिए बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 41A में जो है वो प्रोविजन है। तो ये आप अगर जैसे अगर मान के चलिए आपसे पूछ ले कि भाई क्या स्टेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहोगे कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ बनाने की बात करें कि संसद और विधायिका जो है वो कानून बनाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वो दोनों को बराबर मतलब राइट है, और दोनों अपने तरीके से जो है वो काम करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि एज ए एनवायरमेंट सेफ गार्ड की बात हो रही है, एज ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो राज्य के दायित्व ज्यादा हैं। क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है और ये जस्टिसेबल नहीं है कि आप न्यायालय में इसको ले जाओगे कि राज्य काम नहीं कर रहा। तो राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, हमारे राज्य को ये सोचना आना चाहिए। और इसी यही कारण है कि 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 48A आर्टिकल जोड़ के राज्य को दिया गया कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी तय करो, थोड़ा सा यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करो। तो एक तो ये आप बताओगे कि भाई क्या प्रयास हो रहे हैं। तो एक तो लीगल लेवल पर अलग अलग समय पर हम कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उनको अधिसूचित करते हैं। ये है जैसे अभी COP29 चल रहा है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ये आपसे पूछेगा भी कि कहाँ चल रहा है, अजरबैजान के बाकू में चल रहा है। इसके डिसीजंस आप मेरे इसके बाद वाले करंट अफेयर्स का इस सैटरडे जो क्लास होगी, क्योंकि आज अभी तो ये चल ही रहा है, तो अभी 22 तारीख के बाद इसके डिसीजंस आएंगे। अभी कल को किसी का इंटरव्यू है तो उससे यही पूछेगा कि ये COP29 क्या है, तो आप बताओगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस है। इन डिसीजन को नोटिफाइड करेगी सरकार, उनके ऊपर एक्शन लेगी सरकार। ये एक प्रयास है। दूसरा है कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में सुधार कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की, वन प्रबंधन संस्थान की, इको टूरिज्म जो है वो बोर्ड की भी स्थापना की हमने। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एग्जैक्टली अगर कोई पूछता है तो ये आप बताओगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में और रिसर्च में और वनों के अनुसंधान और सुधार के लिए प्रयास। तो इसमें से दो चार पांच आप जो भी नाम, आप अगर किसी क्षेत्र विशेष के हो तो वहां का जो है वो आप याद करके चले आओ, वो आप बता दो क्या सब यहाँ पर ये प्रयास हो रहे हैं। तो ये वाला आपके काम का मतलब इसको जो है वो आपको काम को करना है। फिर वो आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद क्या क्या हमने कदम उठाए आज तक वन विभाग में या वनों के सुधार के लिए, क्या आपको क्या लगता है कि क्या हमने लीगल एक्शंस लिए, क्या कदम उठाए। तो इसमें आप भारत के भी बताओगे, मध्य प्रदेश के भी बताओगे कि भाई जब स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पहले ही हमने जो है वो अगर कहा जाए कि 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया था। आज भी उसके बहुत सारे प्रोविजंस हम इस्तेमाल करते हैं, जो अभी मैंने बताया कि आरक्षित और संरक्षित वन, उसकी धाराओं में आज भी उनके बारे में प्रावधान है। फिर मध्य प्रदेश के गठन के बाद हम लोगों ने वनों का राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया शुरू करी, नेशनलाइज करा। हमने तेंदुपत्ते को, महुआ को, सागौन को, इनके इन वृक्षों को सरकार के पूरे नियंत्रण में, या राज्य के, सरकार ना बोले, राज्य सरकार शब्द अच्छा नहीं लगता,
राज्य के पूरे नियंत्रण में लेने की जो है वो प्रयास किए। वन पर जो लोग निर्भर हैं उनके हितों का भी संरक्षण हमने किया, वो भी आप बताओगे। वो पूछेगा कैसे किया, तो आप कहोगे कि मध्य प्रदेश आदिम जनजाति संरक्षण वृक्षों का हित अधिनियम बनाया हमने 1999 में। जब वनवासी अधिनियम बना 2006 में, तो उसको लागू करने वाले जो शुरुआती राज्य हैं उसमें हमारा नंबर पहला है। ठीक है, उनके राइट दिलाने में आप कभी वनवासी अधिनियम जो है वो टाइप कीजिए और मध्य प्रदेश टाइप कीजिए, तो आपको शुरुआती स्टेट्स में मध्य प्रदेश मिलेगा, जिसने इस दिशा में जो है वो बेहतर जो है वो काम किया। अभी पेसा रूल से हमने जो ग्राम सभाओं को राइट दिए, तो ग्राम सभाएं प्रोटेक्ट करने में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप में से कोई अगर बैतूल का होगा तो उससे एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अभी याद होगा कि एक खबर चली थी पिछले हफ्ते, बैतूल के कलेक्टर ने कोई जगह बैतूल के सतपुड़ा रेंज की कोई टूरिज्म एक्टिविटी के लिए दे दी। अब वहां की जो पेसा पंचायत थी, मतलब पेसा नियम के तहत वहां की पंचायत थी, उसने कहा ये तो गलत है, और उसने जो अगर कहा जाए उसको उसके खिलाफ एक जैसे कहते हैं ना कि रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित कर दिया, और कलेक्टर ने उसको जो है वो रद्द कर दिया कि ले ये कौन होते हैं। अब वो केस जो है वो पेशा का चला गया हाई कोर्ट में। ठीक है, एक्चुअल टेक्निकली उसमें कलेक्टर की गलती थोड़ी है। मेरा ये मानना है कि जब हमने पेशा में ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं, तो कोई निर्णय लेते समय राज्य शासन के अधिकारियों को इस बात की एहतियात रखना चाहिए कि हम लोकल कम्युनिटीज को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए किए गए कार्यों में कहीं ना कहीं प्रशासन की किरकिरी होती है, और उसमें फिर जो है अगर कहा जाए कोई लीगल इशू या पेंच जो है वो फंसते हैं, और कोई अगर मतलब अच्छे काम के लिए वो काम हो रहा है तो फिर वो लंबे समय तक वो उलझन में आ जाता है। अब हाई कोर्ट में वो केस है, अब पता नहीं हाई कोर्ट में क्या डिसीजन होगा। अभी जो है अगर कहा जाए, मेरे पास यही फाइल पड़ी होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड रुके मैं बताता हूँ। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले, इसीलिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आप कितना अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए आप, ठीक है, ये अभी की खबर है, अगर आप ध्यान से देखें तो 15 नवंबर की खबर है। आदिवासी बोले अफसर हमारे फैसले नहीं मान रहे, तो पेशा में टकराव, ऐसा ग्राम सभाओं के आदेश पलटा, कलेक्टर ने नहीं माना तो कोर्ट पहुंचे। तो इसमें यही जो है वो पूरी स्टोरी लिखी है। ये एक्चुअल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही लिंक है पूरा। मतलब वो चाहते हैं अपने वनों को बचाना, और सरकार चाह रही है उसको कहीं ना कहीं टूरिज्म एक्टिविटी से जोड़ना। कुछ ऐसा ही अगर आप इसको अपने स्तर पर भी 15 तारीख का दैनिक भास्कर पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश पेसा एक्ट के लागू हुए आज 2 साल हो गए। प्रदेश के 20 जिलों के 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में इस एक्ट को आदिवासियों के गांव के जल जंगल जमीन को बचाने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसे भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2 साल पूरे करे हैं इसने। ठीक है, अधिकार दिए गए हैं। दावा है कि इस एक्ट से आदिवासियों की सांसद विधायकों से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, और आदिवासी पेशा ग्राम सभाएं बड़े फैसले भी लिए। बैतूल कलेक्टर द्वारा पर्यटन विकास निगम को रिसोर्ट बनाने के लिए शाहपुरा की तहसीलदार द्वारा नगर परिषद को ट्रेचिंग पॉइंट की जमीन आवंटित की गई, लेकिन पेशा ग्राम सभाओं में आदिवासियों ने कलेक्टर और तहसील के आदेश को पलटने का प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, और इसके बाद ग्राम सभा हाईकोर्ट की शरण ली। अब यहाँ उलझन किसकी गलती किसकी है? क्या ग्राम सभा की गलती? बिल्कुल नहीं है गलती ग्राम सभा की, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है ना कि यार पेशा रूल में हमको क्या राइट दिए गए, क्या राइट हमको दिए गए, ये उसके दिमाग में। तो अगर तहसीलदार या कलेक्टर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहा था तो क्या उसकी बैठक नहीं कराना था? क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था? और उनके बीच का एक रास्ता निकालना था कि क्या उसमें हो सकता है, क्या पेंच फंस रहा है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। उनको बताना था कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके उलझन आप जो है वो अगर कहा जाए ये आपके आंसर से, और कल को आप जब अधिकारी बनोगे तो ये चीजें आपको फेस करना। मैं ये भी बता दूं, कल को आप अधिकारी बनोगे तो यही चीजें आपको फेस करना पड़ेंगी। तो ये जितने भी आपने अपने स्तर पर भी पढ़े होंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन अधिनियम वगैरह, तो ये आप थोड़े से रफली एक बार जो है वो रिवीजन कर लें कि क्या हम जो है वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की वन नीति, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई वन नीति के मुख्य प्रावधान, अगर आप भूल भी जाओ तो आप मन से भी 2-4 पॉइंट जो अगर कहा जाए कर सकते हो कि टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 हमको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम बहुत बड़े स्तर पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे वनों की सुरक्षा, उनका प्रबंधन, ये जितनी इसमें आप याद रखिए जो फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 की है, इसमें जितने की पॉइंट है यही आपके एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। कोई पूछे ना, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर वो वन क्षेत्रपाल के काम क्या होंगे, सहायक वन संरक्षक के काम क्या, यही काम है।
एक सहायक वन संरक्षक का काम क्या है? उसके काम में फॉरेस्ट्री को बढ़ाना है, तो फॉरेस्ट्री उसका पहला उद्देश्य है कि वो ये बोलेगा कि भाई जो हमारी 2005 की जो पॉलिसी थी उसको मैं मुझे उसको लागू कराने में हेल्प करना है। मुझे उस वन क्षेत्र को एक तिहाई तक ले जाना है, अगर कहा जाए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। मुझे वनों की सुरक्षा करना है, उनका प्रबंधन करना है, वन क्षेत्र के को उस तंत्र को सुदृढ़ करना है यहाँ पर। तो ये जितनी भी जो है अगर कहा जाए यहाँ पर जैसे लिखा ना, कास्ट की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए 10% वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबंधीय प्रबंधन के अधीन रखना, आकाष्ठीय वन उपज के लिए अलग से प्रावधान करना। ये आप अपने स्तर पर भी इसकी पॉलिसी एक बार की पॉइंट, या तो आप स्क्रीन रोक कर इसी में से कोई की पॉइंट आपको लग रहा है तो आप 5 से पढ़ लो। कि भाई अगर मुझसे पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया, तो आप बोलोगे कि भाई हम अनियंत्रित जो चराई होती है, ठीक है, उसको जो है अगर कहा जाए कि कम करने का जो है वो प्रयास करेंगे। शासकीय वनों पर दबाव को कम करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाने का भी हमारा प्रयास होगा। हम गांव वालों को समझाएंगे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ो। ठीक है, उज्ज्वला योजना चल रही है, सरकार आपको फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है कई जगह। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप वो गैस कनेक्शन लो। उसका बेनिफिट होगा कि आपकी लकड़ी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी यहाँ पर। ये चीजें अगर आप समझ, यही तो आपको करना, आइडियल बात तो यही है। मतलब अगर आपसे पूछेगा, भाई आपसे कोई भी पूछे, आप तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ जाओगे ना ये वाली, तो आपके पूरे आंसर्स फिट है। कि आपसे कोई पंच करेगा कि भाई तुम्हारे क्या रिस्पॉन्स, यही बताओगे कि भाई मैं कल को बनूंगा तो मेरी ये होगी कि आसपास के जिन गांव, जो गांव मेरे अगर कहा जाए जुरिडिक्शन में आते हैं, वहां लोगों को सबसे पहले तो ये अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं, दो तरह के रिसोर्सेज हैं। एक है कि जो हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक महुआ है, गोंद है, चिरौंजी है, तेंदुपत्ता है, ठीक है, गुल्ली है। इनको तो आप हर साल ही लोगे तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वनों पर लघु वन पर। लेकिन अगर आप वृक्ष को काट रहे हो, जैसे एक लकड़ी को काट दिया आपने, तो उस वृक्ष को पुनः उस स्थिति पे आने में सालों लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे समझिए, जमाने से जनजातियां वनोपज का संग्रह कर रही है, उस बात को लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसको हम लोग आम भाषा में झूम खेती भी बोलते हैं, वो पर्यावरण के लिए चैलेंजिंग मानी गई। और धीरे धीरे ज्यादातर जनजातियों ने, अगर हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं तो भील जनजाति उसको चिमाता नाम से करती है, इधर मंडला बालाघाट में चले जाए तो पेंडू बोबा बेबर जैसे नामों से होती थी। उसको धीरे धीरे लोगों से कम कराया, क्योंकि उस पेड़ को, जो 20-25 साल का पेड़ है, उसे वापस खड़ा करने में हमको उतना ही समय लगेगा ना। तो हम उसके वैकल्पिक साधन क्या कर सकते हैं? जैसे आज आपने देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश शासन जो है वो बंबू मिशन चला रही है, यानी बांस मिशन। कभी सोचा? कभी स्टेट बंबू मिशन की वेबसाइट को ध्यान से देखोगे, वो ये बोल रहे हैं कि भैया तुम वो घर में लकड़ी का, सागौन का जो तख्त बनवाते हो, सागौन का जो फर्नीचर बनवाते हो, वो सान बताते हो कि सागौन का, उसकी जगह तुम ये बैत का इस्तेमाल करो, ये बांस का इस्तेमाल करो, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। और फिर से खड़ा हो जाता है। घरों की चौखट बनवाने के लिए तुम सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करो, तुम लोहे का इस्तेमाल करो। मतलब ये तरीका है, ये तरीका है। जैसे पहले के जमाने में आप देखिए कि लोग घर में जो है वो दरवाजे होते थे, वो दरवाजे पूरे लकड़ी के, ठोस लकड़ी के होते थे, मोस्टली सागौन के ही बनते थे। और बड़े वन क्षेत्रों को काटा भी गया, अवैध रूप से भी काटा गया। आज उनकी जगह प्लाईवुड के दरवाजों ने ले ली। आप शहर में जाइए, देखिए कभी गांव में जिनके पास अच्छी खुद की लकड़ी है या मिल जाती है, अब मैं कैसे बताऊं कि कैसे मिल जाती है, आप समझ ही सकते हैं। आज भी गांव के अंदर आपका चैलेंज यही रहेगा। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां वन विभाग की नाक के नीचे ही लकड़ियां बिकने आती हैं सागौन की, और उनको सब जानकारी रहती है। बट चूंकि क्या है, जो चल रहा है तो चल रहा है ना, जो आ गया पकड़ में तो आ गया। तो आपको ये आंसर भी करना आना चाहिए कि हम कैसे दबाव को कम करेंगे। ये तरीका अगर आपसे कोई पूछे, अगर समय देता है आपको पैनल, तो आप भी बता सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, इनको अगर आप एक बार रिवाइज कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमको काम करना है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करना है। ये जो है अगर कहा जाए पूरे पॉइंट, मुझे लगता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार बहुत अच्छे से। यहाँ आप चाहो तो ये स्क्रीन को रोक कर एक बार पूरा रीड कर लो, नंबर 1 तरीका, अच्छे से। क्योंकि अब तो रीड ही करना है, कोई इसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। या मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 वाली जो है वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लें, ये आपके ऊपर है। तो फिर उसके बाद फिर वो आपसे लघु वनोपज के बारे में पूछ सकता है। तो लघु वनज जैसे तेंदुपत्ते के बारे में क्या जानते हो, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है, इससे एक फल भी प्राप्त होता है। कोई आप ऐसे गांव का होगा तो जानता होगा
जो तेंदू जो होता है उसमें एक टेमरू नाम का फल लगता है। उसका ऊपर का हिस्सा बहुत शेल जो होता है कठोर होता है, बड़ा खाने में स्वादिष्ट होता है। बट आजकल तो कोई खाता नहीं है और लोगों को वो जानकारी नहीं है। आप में से किसी ने खाया हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ सर हमने तो खाया है। खीर एक कत्था बनाने में आता है, बांस ये मतलब आपको मैं पहले वाले लेक्चर में भी ये चीज बता चुका कि आप लघु वनोपज के ऊपर थोड़ा सा जो है वो अपने आप को लाग भिलाला इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन जो है वो तैयार करें। कौन सी औषधियां हैं जो वन क्षेत्र में, जैसे कालमेघ है, गिलोय है, आंवला है, अश्वगंधा है, सर्वगंधा है, मूसली है, ये आपको मिल रही है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है, कोई ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए चल रही है। तो आप ये बता सकते हो कि हाँ दीनदयाल वनांचल योजना चल रही है, चरण पादुका योजना चल रही है, ये आप बता सकते हो। वो अमृता देवी बिश्नोई के बारे में भी पूछ सकता है। अमृता देवी बिश्नोई के बारे में तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अभी चर्चा में भी है अमृता देवी बिश्नोई का जो है वो अगर कहा जाए। तो ये एक आपसे सिंपल प्रश्न यहाँ जो है वो पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है यार मध्य प्रदेश में तीन बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप बताओगे एक तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जनरली ऐसी जगह पर ही होंगे जहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया हो। जैसे आप खुद देखो, अगर हम पन्ना चले जाएं, अमरकंटक चले जाएं, या जो अगर कहा जाए आपके पचमढ़ी चले जाएं, ये तीन हमारे बायोस्फीयर बेल्ट है। आप कभी सोचो कि बायोस्फीयर बेल्ट इन्हीं जगहों पर क्यों। जैसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का नीलगिरी था, कभी आप नीलगिरी फॉरेस्ट के बारे में सोचो वेस्टर्न घाट में, तो आपको पता चलेगा अच्छा खासा डेंस एरिया है, जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य यही है कि वनों का जो इकोसिस्टम है, वनों के अंदर की जो फूड चेन है, फूड वेव है, वो ना बिगड़े, वहां की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहे, एनिमल और प्लांट किंगडम बढ़ती रहे, और बहुत ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप उसके ना हो उसमें। इस उद्देश्य से जो है अगर कहा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया जाता है, ये उद्देश्य से। और मध्य प्रदेश का जो अगर कहा जाए तीन बायोस्फीयर, तीनों आपको पता ही होंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर क्षेत्र होता है जहां किसी भी तरीके से आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। हाँ लेकिन रिसर्च वगैरह के लिए आप जा सकते हो। रिसर्च कहीं भी जो है अगर कहा जाए प्रतिबंधित नहीं, रिसर्च के लिए तो कोई भी जा सकता है। उसको है कि भाई आप रिसर्च अगर कर रहे हो, क्योंकि अगर वन क्षेत्र में कोई चैलेंज है तो उसके रिसर्च के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये भी आपसे जो है वो पूछ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में क्या जो है वो अगर कहा जाए इससे क्या फायदा होगा, तो ये आप बताओगे कि आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की कई ऐसी स्पीसीज हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में केवल पचमढ़ी में ही पाई जाती हैं। अगर हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है तो हम इन्हें संरक्षित कर पाएंगे, ठीक है, और इनको और आगे ला पाएंगे। इस उद्देश्य से जो है अगर कहा जाए इसको बनाया है। ये आपसे जो अगर कहा जाए पूछ सकता है। ये इंस्टीट्यूशंस तो मैं ऊपर आपको जो है वो बता ही चुका हूँ यहाँ पर। अब वो अगला प्रश्न पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। अब इस तरह के प्रश्न में तो क्या होता है कि हमारे दो आंसर होते हैं। एक के हम आइडियल बोल रहे हैं कि यहाँ बाघ भी पाया जा रहा है, यहाँ पर जो है अगर कहा जाए तेंदुआ भी पाया जा रहा है, ढोल नाम का जंगली कुत्ता भी पाया जा रहा है, हिरण भी पाई जा रही है, चीतल भी पाई जा रही है, बारहसिंगा भी पाया जा रहा है। एक तो हम आंसर ही बोले। दूसरा कि हम ये बोले कि भाई किन चीजों में हम नंबर वन है। जैसे लिखा ना कि टाइगर स्टेट है, वुल्फ स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, चीता स्टेट है, गिद्ध स्टेट है। ये हमारे जंगलों की पहचान है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे पास है। इन सब में जो अगर कहा जाए हम नंबर वन है। तो इस पे एक क्वेश्चन जो है वो अगर आपसे पूछे तो इनको प्राथमिकता पे रखोगे। वो पूछेगा ये इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर आप बोलो कि चीतल भी पाई जाती हैं, हिरण भी पाई जाती हैं, बारहसिंगा भी पाई जाती है, नील गाय भी पाई जाती है, बाइसन भी जो मिलता है। बस जो मैंने बोला कि आपको अंतर आना चाहिए, हिरण और चीतल के बीच अंतर क्या है, चीतल और बारहसिंगा के बीच अंतर क्या है, बारहसिंगा और चिंकारा के बीच, जिसको आप ब्लैक बक बोलते हो, जो सलमान खान जिसमें केस में नाम था उनका, उसके बीच का अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखने में कैसा दिखता है, जैसे पूछेगा बारहसिंगा कैसा दिखता है तो आपका दिमाग चलना चाहिए बारहसिंगा कैसा दिखता है। ब्लैक बक चिंकारा जो है वो कैसा दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर काला और सफेद भाग लिए होता है, लंबे सींग होते हैं उसके जो है। इस तरह से आंसर हमको करना जो है वो आना चाहिए। मुकुंदपुर सफेद शेर भी पाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा अगर सफेद शेर की क्या, सफेद शेर है क्या, तो आप ये जरूर बताइएगा। एग्जैक्टली सफेद शेर नाम का कोई शेर नहीं होता, मैं आपको बताइए है ना। जो सफेद शेर है जिसको हम एक्चुअली तो ये बाघ ही है, टेक्निकली सफेद बाघ बोल दो, शेर नॉर्मली वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग। ये एग्जैक्टली जेनेटिकली म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन के कारण ये सब कुछ हुआ।
जो मोहन नाम का पहला बाघ मिला था, व्हाइट टाइगर, वो उत्परिवर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। म्यूटेशन के पीछे का, हालांकि म्यूटेशन के कारण अल्ट्रावायलेट रेज और भी कई कारण होते हैं, बट ये म्यूटेशन के कारण। तो ये आप बताओगे। अगला, नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में आप केवल जिस जगह से आप हो उस जगह के, जैसे अगर कोई बच्चा मंडला बालाघाट से, तो वो आपसे वहां के किसी नेशनल पार्क से संबंधित मुद्दे पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद कानाकिसली में बाघों की संख्या बढ़ी? तो आप ये बोलोगे कि बिल्कुल। जब 73 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और कानाकिसली मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था जो इससे जुड़ा, धीरे धीरे वो बाघों के लिए प्रसिद्ध होने लगा। पूरे देश से वहां बाघों को देखने के लिए लोग आने लगे। कई बड़ी फेमस डॉक्यूमेंट्रीज जो अगर कहा जाए, कई जो अगर कहा जाए टीवी चैनल्स ने और मीडिया हाउस ने वहां पे बनाई। ये एक बेनिफिट हमको जो है वो उसका देखने को जो है वो मिला। ये अपनी ब्रैडरी बारहसिंगा के लिए भी जो अगर कहा जाए बहुत ज्यादा जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से आपको, अब आप सोचोगे मैं आपको ये पूरा पूरा पढ़ाऊं। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की, उसको देखिएगा आप। पर आप जिस जगह से, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पंच कर सकता है, मतलब पैनल, कि भाई आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि पेंच नेशनल पार्क के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। तो आप ये बताओगे कि भाई पेंच नेशनल पार्क आज से नहीं, पेंच नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश का जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। रुडयार्ड किपलिंग की जब बुक जंगल बुक लोगों ने पढ़ी और मोगली लैंड की कहानियां सुनी, तो ऑटोमेटिकली पेंच नेशनल पार्क भारत की सीमाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश कर गया। दुनिया भर के लोगों को पता है कि भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह है जिसको जो है वो अगर कहा जाए एक स्टोरी के रूप में जो है वो दुनिया तक पहुंचाया रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक से। तो ऐसे अगर हम आंसर करें तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती है, हमको मतलब आंसर करने में भी दिक्कत नहीं होती। तो ये वाला आपको करना है। आप जहां से हैं, माधव, जैसे माधव नेशनल पार्क जो है वो, अब आपको ये बता दूं, अभी माधव नेशनल पार्क पूरा बाघ विहीन हो गया था, यहाँ एक भी बाघ नहीं था। अब जो है अगर कहा जाए, ये लिखा ना कि शिकार के कारण, अब यहाँ पर क्या है कि एक तो माधव नेशनल पार्क तो शिकार का ही था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान यहाँ शिकार, अंग्रेज जो है वो शिकार खेलने के लिए आते थे माधव नेशनल पार्क के अंदर। और ये जो जॉर्ज केशल है वो इसीलिए बनाया गया, ये शिकार गाह के रूप में ही बनाया गया था। तो आप ये बता सकते हो कि चूंकि उसकी तो पहचान ही अंग्रेजों के समय से शिकार गाह के रूप, तो इसीलिए जो अगर कहा जाए धीरे धीरे वहाँ के जो बाघ थे, और वहाँ वहाँ चीते भी पाए जाते थे, वहाँ के चीते, तेंदुए, बाघ जैसे जीवों का अंत हो गया। वहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया। आज आप देखोगे कि आप शिवपुरी के आसपास की बेल्ट में देखोगे बहुत हाईली अच्छा इकोसिस्टम आपको फॉरेस्ट का नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद कर दिया ना, पूरा हो ही गया। अब उसको फिर हम रीस्टोर कर रहे हैं। बाघ को क्यों लाए, कभी सोच के देखा है कि फूड चेन वापस अपने पुराने पैटर्न में आ जाए? अगर फूड चेन में से किसी एक जीव को हटा दिया जाए तो पूरी फूड चेन जो है अगर कहा जाए डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। तो ये आंसर्स हम जो है अगर कहा जाए वहां पर देंगे, ये हमारे लिए जो है वो काम के हैं। इनमें से कोई भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, वो पन्ना का पूछ सकता है, पेज का पूछ सकता है। मतलब वो तो देखने वाली बात है कि क्या जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, पर आई आते ऐसे ही क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। तो नेशनल पार्क के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में ये चीजें आपको जो है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पूछ ले, तो आपको ये बताना कि ये बकायदा एक जो है वो स्टेटूटरी इंस्टीट्यूशन है, और बकायदा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसके लिए प्रावधान जो है वो किया गया है। इसके बनने के बाद लगातार बाघों की संख्या में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। सेम अभ्यारण्यों के लिए आपको क्वेश्चंस अपने स्तर पर तैयार करना चाहिए। खासकर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दो तरह के अभ्यारण्य और नेशनल पार्क पे क्वेश्चन तैयार किए, एक जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके, जस्ट लाइक कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, ठीक है। और दूसरा अगर कहा जाए कि जिनको अगर कहा जाए कि आपके क्षेत्र से जोड़कर देखा जाए, जैसे अगर कहा जाए कि कोई मंडा वाला घाट का है, अब बहुत कम बच्चे होते हैं जो फेन वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मंडला वाला घाट वाला बच्चा जो है उसको पता होना चाहिए कि कान्हा नेशनल पार्क के अंदर एक सेंचुरी भी है। उसका एक हिस्सा एक सेंचुरी से भी लगा हुआ है जिसका नाम है फेन, फेन सेंचुरी। तो अब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए यार, फेन सेंचुरी के बारे में भी आपसे कुछ जो है वो पंच क्वेश्चन कर सकता है। तो ये आप खुद अपने स्तर पर करिए, उससे मुझे लगता है कि कुछ आपको जो है वो हेल्प होगी। जो मध्य प्रदेश की अगर कहा जाए नेशनल पार्क और ये हैं, बाकी तो
कुछ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन आएगा। फिर अगला, अब जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको भी एक बार जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप या तो इकोनॉमिक सर्वे का ये पेज नंबर 261 से अगले 10 पेज जो है ये आप अच्छे से पढ़ लें, ज्यादा नहीं। उससे क्या होगा, आपको आंसर देने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज वो पूछ लिया कि भाई जैसे अभी अपन ने देखा ना कि सहायक वन संरक्षक का काम है वानिकी का, अब यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखा मिल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वानिकी से संबंधित क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए। लक्षित सरकारी योजनाएं, मतलब किसी टारगेट बेस्ड योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बजट जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पेशा को भी हमने जो है वो अगर कहा जाए कि राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया, ये आपके लिए आंसर हो गया। तो जो लिखा है उसी को अगर हम शब्दों में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर ये बात आ गई कि भाई जैसे पेशा आपसे कोई पैसे ही रूल पूछ ले, तो आप ये बताओगे कि आदिवासी समुदायों को वन संसाधनों के स्वामित्व प्रदान करने के लिए मील का पत्थर है, अच्छा काम कर रहा है, 2 साल जो हो चुके हैं। इससे बेनिफिट है कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी वन और वन्य जीव दोनों को जो है अगर कहा जाए अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ती है। वो कभी भी जो है अगर कहा जाए इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती, टेक्निकली अगर देखा जाए तो। वो लघु वनोपज का जरूर संग्रह करेंगी, लेकिन वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाती और वो पेड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो जैसे आज अगर आप ध्यान से देखें, जो पवित्र उपवन का एक कंसेप्ट है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट में पवित्र उपवन का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप भील ट्राइब में चले। ये कंसेप्ट ही कहता है कि भाई हम अपने गांव के बाहर एक वन क्षेत्र ऐसा तय करेंगे जिसको हम अपने देवताओं के साथ पूर्वजों के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ किसी भी पेड़ को हम नहीं काटेंगे। उसका बेनिफिट यह है कि वहां जो जैव विविधता है उसका संरक्षण होगा, वनों का संरक्षण होगा, उस वन से जुड़ी वन्य जीवों का संरक्षण होगा। ये पवित्र उपवन का एक्चुअल ये कंसेप्ट जो है। तो हम ये इस तरह से इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है नीतियों में, मतलब आप ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे जैसे पेशा वाला, तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी 2 साल हुए तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। वो पूछेगा कि क्यों आवश्यकता है, तो आप बोलेंगे कि भाई आज हमारी हर पांचवा व्यक्ति जनजातीय समुदाय से आता है, और जनजातीय समुदाय जो है अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है वो वन और वन संसाधनों के ऊपर निर्भर है। तो उसको वन संसाधनों से जोड़ना, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशा नियम लागू करना। अपने पेशा नियम को जो है वो लेकर आए। अब यहाँ पर पेशा नियम में क्या है, ये पूरा मिल गया अपने को। ये एक बेनिफिट मिलता है, मतलब आप खुद अपने स्तर पर इसको एक बार आज ही रिवाइज कर लीजिए। एमपी इकोनॉमिक सर्वे सबको मिल जाता है, नहीं होगा तो मैं इसमें नीचे लिंक कर दूंगा इस इकोनॉमिक सर्वे की, वहां से जो है वो आप उठा लीजिएगा। तो ये आपको बेनिफिट इससे मिल जाएगा। यहाँ पर कैंपा, तो आपसे वो यही पूछ ले कि भाई कैंपा के बारे में कुछ बताओ, तो आप ये बताओगे कि आज तो शहरी क्षेत्रों में तो कैंपा फंड का बहुत उपयोग हो रहा है अर्बन फॉरेस्ट्री में। ये जो पॉकेट फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट चल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ना मियाँ बाकी, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट हम लोग बना रहे हैं पॉकेट फॉरेस्ट, उसमें कैंपा फंड से, जैसे मैं यहाँ भोपाल में रहता हूँ, तो मेरे घर के पास ही जो है लहारपुर में एक आर्कोलॉजिकल पार्क जो है वो खोला गया। उसमें जो पेड़ लगे हैं वो कैंपा फंड से ही। उसमें लिखा भी है कई जगह कैंपा फंड से जो अगर कहा जाए 1500 वृक्ष जो है वो लगाए गए, 2000 वृक्ष लगाए गए, ऐसे बहुत सारे आपको जो है वो जानकारी यहाँ से कैंपा फंड से जो है वो मिल जाएंगी। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि वो जो पैनल है वो भी बहुत सारी चीजें थोड़ी पढ़ के बैठे, उसने देख लिया, वो आपसे यही पूछ लेगा 2016 के बारे में। ठीक है, या ये आंकड़े जो है वो इनमें से जो होगा ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछ लिया, तो आपको ये बताना है कि भाई एनवायरनमेंट और जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए और बेहतर उसके लिए हमने जो है वो 8 मिशंस लागू किए थे, नेशनल मिशंस। उनमें ग्रीन इंडिया मिशन भी था, 2014 में शुरू हुआ, 10 साल अपने पूरे कर रहा है। उद्देश्य था वनों की स्थिति में सुधार करना। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा तो निश्चित रूप से कार्बन सिंक क्या होगा, ज्यादा हो। जितने ज्यादा फॉरेस्ट उतना कार्बन सिंक ज्यादा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम, उतना ग्लोबल वार्मिंग कम। ये हम अगर चाहते हैं तो आंसर वहां पर दे सकते हैं, मतलब ऐसा ये आंसर भी जो है वो बोला जा सकता है। तो ये भी एक प्रश्न जैसे लिंक हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ ले कि कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन संचय वन कैसे करते हैं, तो आप समझा सकते हो इसके अंदर उसका क्या बेनिफिट है, वो समझा सकते हो कैसे वन रोल प्ले कर रहे हैं आज। आज दुनिया का जैसे आपसे कोई पूछे भाई आपकी क्या भूमिका, तो आप बोलोगे मैं उस विभाग से जुड़ने वाला हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या का निदान कर सकता है।
ये पहली लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या, और सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया में इस समय है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, जिससे लगातार तापमान बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन ग्रीन हाउस गैसेस में कम से कम वनीकरण से हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को तो मैनेज कर सकते हैं। मीथेन भले ही हम कहेंगे भाई धान के खेतों से भी हो रही है, जो है वो कोल माइन से भी हो रही है, ठीक है, जुगाली करने वाले पशु भी उसका सोर्स है, ठीक है, मार्शलैंड दलदल क्षेत्र, बट हम वनों से कम कार्बन सिंक करके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को तो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हवा को स्वच्छ कर सकते हैं। जो दिल्ली के अंदर चैलेंज है, आप सोचिए, आसपास अगर आप घना वन क्षेत्र तैयार करते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं कि आप जो है, अगर कहा जाए कि आज आपने दिल्ली को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, सबके घर में पेड़ है, आश्चर्य की बात है, लेकिन सब प्लास्टिक के, कितना शर्मिंदगी की बात है कि दिल्ली के अंदर अगर आप किसी बड़े अपार्टमेंट में जाओगे, किसी बड़े जो है अगर कहा जाए होटल में, रेस्टोरेंट में जाओगे, जहां तक कि लोगों के घर में जाओगे, बैंकों में जाओगे, तो वहां प्लास्टिक के पेड़ लगाए जाते हैं। मतलब क्या शर्मिंद, मतलब आप नेचर से प्रेयर, क्योंकि नेचर से प्यार करने के लिए आपको जो है अगर कहा जाए उनकी केयर करना पड़ेगी, सेवा संभाल करना पड़ेगी। तो वो प्लास्टिक तुमको थोड़ी जो अगर कहा जाए कि जो है वो अच्छी जो है साफ जो है वो हवा दे देगी। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो लोग घर में लगा सकते हैं, जैसे पाइन की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो घर में लगाई जा सकती हैं यहाँ पर, है ना। तो जो है वो जैसे एक स्नेक प्लांट होता है, पता नहीं आपने सुना नहीं, इतना बढ़िया होता है, घर में कोई मेंटेनेंस नहीं, लोग उसको भी प्लास्टिक का लगाते हैं। एक तो स्नेक प्लांट तो ऑक्सीजन का सबसे अच्छा सोर्स है कि आपको घर में अच्छी ऑक्सीजन दे सकता है। तो ये एक जो है सेम वास मिशन के बारे में बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि बेनिफिट क्या होगा, कि वो जो लकड़ी के ऊपर निर्भरता है वो धीरे धीरे हम काय पे कन्वर्ट कर देंगे, बांस के ऊपर। आप सोचिए, गांव में शुरुआत में मकानों को बनाने के लिए लकड़ी का यूज होता, जब वन विभाग थोड़ा सा सख्त हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने लकड़ी की जगह बांसों का इस्तेमाल शुरू करा। देखिए, कभी आप गांव से अगर कोई होगा तो उसको मालूम होगा कि बीच में लोगों ने क्या करा, बांस से अपनी छतों को बनाया और उसको मिट्टी से छाप दिया, ठीक है, क्योंकि लकड़ी की उपलब्धता कम हो गई। लेकिन आप अगर 60-70 साल पहले पुराना कोई मकान देखेंगे, जबरदस्त सागौन लगा हुआ मिलेगा आपको। तो आज हम बांस को अगर जो है अगर कहा जाए, बांस की कृषि को, बांस को प्रोत्साहित करेंगे, तो हम उस सागौन को बचा पाएंगे, उन वृक्षों का संवर्धन जो है वो कर पाएंगे। उसके लिए जो है वो अगर कहा जाए बेहतर है। तो ये आपको याद रखना है। NAFED जो अगर कहा जाए, मैं जो है वो के बारे में पूछ सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वन विभाग के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भाई वन विभाग को क्या फंड मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, फंड मिल रहा है लगातार। अगर हम देखें तो हर फाइनेंशियल ईयर में वन विभाग के पास जो फंड आ रहा है वो बेहतर आ रहा है। एक समय था 2005-06 में, या 517 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट थी, आज वो लगभग 4000 करोड़ की हो गई। तो ये तो कहना कि फंड नहीं आ रहा बेबुनियादी, बट फंड प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, ये उसमें आपकी जो अगर कहा जाए भूमिका रहेगी। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, चीता परियोजना के बारे में पूछ सकते हैं, जंगली हाथियों का प्रबंधन के लिए। अब आप देखिए आश्चर्य की बात, कह रहा है नवीन चीता परियोजना एवं जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए क्रम से 3 करोड़ और 1.5, अब आप सोचिए जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 1.05 करोड़ रुपए अलॉट किया, उसके बाद भी आप वो 10 हाथियों को नहीं बचा पाए। क्योंकि पैसा तो दिया हमने 1 करोड़, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ, हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, चेक नहीं कर पाए। यही असफलता है प्रशासन की, फेलियर इसी को कहा जाता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करा। औसतन अगर कहा जाए, अब 1 करोड़ रुपए भी मायने रखता है, अब औसतन 10 लाख रुपए महीना खर्च करना उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए आपको, ठीक है, बट वो भी अब कहाँ खर्च हो रहा है, या तो जेब में ही चला जाता है, जो भी है। तो ये आप याद रखिएगा। वनों से जुड़ी नदियों का पुनर्जीवन, वन क्षेत्रों में जो नदियां हैं उनको भी पुनर्जीवित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वन्य प्राणी और वन्य जीवों के बीच संतुलन जो है वो बनता है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो बातें हैं, ये आपको, आप मान के चलिए कि आपके 10 में से 4 क्वेश्चन की वेटेज रखती है। क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप अपनी बात इसके साथ जोड़ सकते हैं कि यार मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की, पूरे अभी 50 साल पूरे कर रहा है, और 50 साल में इसका बेनिफिट हमको जो है वो मिला। लघु वनोपज के लिए जो है वो ट्राइफेड कैसे काम करता है। अब आप सोचिए, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर लघु वनोपज के लिए MFP कौन तय करता है। अभी आप पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें किसी का कमेंट है। मैं कहता अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होते तो ये आंसर ही मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लिखा हुआ है कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा
ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस योजना लागू किए जाने के पश्चात 32 जो है वो अगर कहा जाए प्रजातियों को न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए। ठीक है, ये यहाँ पर अगर कहा जाए, ये मुझसे पूछ सकते हैं। पीएम जनमन के बारे में भी आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अभी भोपाल में जो अगर कहा जाए कि महुआ महोत्सव का आयोजन हुआ था, इसके पहले राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव हुआ, ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये हम आंसर तक कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, यही चीजें हैं। तो एक बार मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ये 1G वाला इकोनॉमिक सर्वे का। मैं इसमें नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे भी देख लीजिए। पर आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो आपको किसी क्वेश्चन को बोलते समय हेल्प करेंगे कि हाँ यार हम कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछेगा वन प्रबंधन के लिए क्या हो रहा है, तो आप ये बताओ कि संयुक्त वन समितियां बनाई जा रही हैं। जैव विविधता प्रबंधन के लिए जो है वो राज्य में समितियों का गठन किया जा रहा है, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 का है उसके प्रावधानों के तहत जो है वो काम कर रही हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। यहाँ पर उसके लिए हमने 2014 में वन मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण नियम जो है वो 74, 14 निकल गया मेरे, 74 में भी संशोधन किया। यहाँ पर इससे क्या हुआ कि लोग वनों में जा सके, वनों को समझ सकें। देखो, जब तक आप पर्यावरण को समझोगे नहीं तो पर्यावरण के लिए काम नहीं कर पाओगे। वृक्ष और वन्य जीवों से प्रेम करने से ही उनका अवैध शिकार और अन्य चीजें रुकेंगी। अगर हम जैसे ऐसे समझ लें, हाथियों का सबसे ज्यादा अवैध शिकार होता था। और पहले तो सभी जानवरों का ट्रॉफी, एक वर्ड सुना होगा कि ट्रॉफी मतलब उनकी गर्दन जो है काट के घरों में लगा दी जाती है, उसको ट्रॉफी भी कहा जाता है। तो जो हाथियों का शिकार होता था वो इसलिए होता था कि उनके जो टस्क थे, उनसे आइवरी यानी हाथी का जो दांत है उससे कई तरह की कलाकृतियां बनती थी और लोग अपने घर में रखते थे। काश कि हम उनको पर्यावरण के पास ले जाने में सफल हो जाए, उनको बता पाए कि आप जिस हाथी के आप मूर्ति को या चीज को अपने घर में रखें उसके लिए इसकी जान लेना पड़ेगी। तो इको टूरिज्म से क्या हुआ, लोगों को वन्य क्षेत्रों में मनोरंजन के लिए जाने का, उनसे परिचित होने का मौका मिला। इसीलिए हमने ये काम किया। ऐसा अगर हम आंसर देंगे तो उसका भी एक बेनिफिट है। वो हमको मतलब आंसर में भी चीजें जो है वो अगर अच्छे से जो है वो जुड़ेंगी, मुझे लगता है इसमें भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक बार आप अपने स्तर पर वन विभाग से संबंधित जो बुनियादी बातें अभी मैंने आपको बताई, ये आप तैयार कीजिए। यहाँ पर एक वीडियो और मैं आपका बनाऊंगा, मे बी कल बना दूंगा। पिछले एक महीने में पेपर में जो खबरें आई हैं वन विभाग से संबंधित, ठीक है, उसकी क्लिप लगा के मैं एक वीडियो तैयार कर दूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि अभी हाल फिलहाल में जैसे किसी के ऊपर अगर कहा जाए कि किसी भेड़िए ने जो है वो हमला कर दिया छिंदवाड़ा में, वो बांधवगढ़ में बाघों जो है अगर कहा जाए बाघों का शिकार हो रहा है वो, बांधवगढ़ के अंदर अगर कहा जाए हाथियों की अभी जो 10 हाथियों की मौत हुई वो, या इस तरह के और कोई मुद्दे, जैसे कोप अभी चल रहा है COP29, उसके बारे में पूछ सकता है। तो मैं आज उसकी एक फाइल बना के कल समय निकाल के आपको, ज़्यादा नहीं आधे पौन घंटे में उसको रिवाइज करा दूंगा आपको, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, इनको अगर आप अपने दिमाग के अंदर किसी जगह रख के लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद सबको, और ईश्वर करे कि आपको सबको सफलता मिले। अब जहां भी जरूरत है मेरी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट पर जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पंच कर दूंगा, क्योंकि अब समय है कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचने वाले हैं। तो सबको शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अगर ईमानदारी से अपने पद पे काम करेंगे तो। और अगर मन में कहीं ये है कि हमको तो पैसा ही कमाना है, तो आप प्रकृति के साथ जो है वो नाइंसाफी करेंगे। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर करे कि आप ऐसे अधिकारी बने जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, और एक मिसाल कायम करें कि मध्य प्रदेश जो है वो अपने वन्य जीवों के संरक्षण और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान मिलाए। वो केवल आपसे ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, उसके कर्णधार आप, ये ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद आप सभी को।